हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। भी स्वतंत्र व सभ्य समाज बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के बिना नहीं रह सकता। किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बहुत अधिक आवश्यक होती है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब भारतीय संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने भारतीय संविधान में न्याय के एक शीर्ष अंग के रूप में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान रखा। उच्चतम न्यायालय भारत में न्याय का एक शीर्ष अंग है। इसे प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्र अधिकार प्राप्त हैं। यह अभिलेख न्यायालय होने के साथ साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी संरक्षक है तथा संविधान की व्याख्या की जिम्मेदारी भी उच्चतम न्यायालय पर ही है। उच्चतम न्यायालय संविधान का आधिकारिक व्याख्याता है, आधिकारिक व्याख्याता के रूप में कार्य करता है। आज की क्लास में हम उच्चतम न्यायालय का गठन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। भारत का राष्ट्रपति जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो वह उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों जिनको भी वह उचित समझे या जिनसे भी परामर्श करना उचित समझे, उनके परामर्श के आधार पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तथा जब वह उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, संबंध में वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है और इस परामर्श के संबंध में कई बार विवाद पैदा हुए हैं। तो उन विवादों के बारे में भी मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। प्रथम न्यायाधीश मामले में उच्चतम न्यायालय ने परामर्श शब्द की व्याख्या की है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार परामर्श शब्द का अर्थ सहमति नहीं है बल्कि विचारों का आदान प्रदान है। यानी उच्चतम न्यायालय ने प्रथम न्यायाधीश मामले 1981 में जो एसपी गुप्ता, यानी कौन सा मामला था? एसपी गुप्ता वर्सेस एसपी गुप्ता बनाम, यानी कौन सा मामला था? एसपी गुप्ता बनाम, यानी एसपी गुप्ता बनाम भारतीय संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारतीय संघ मामला था। यानी कब का मामला था? 1981। इसे प्रथम न्यायाधीश मामला भी कहते हैं। और ये किसका था? एसपी गुप्ता बनाम भारतीय संघ 1981। इसमें परामर्श के बारे में उच्चतम न्यायालय ने अपनी राय रखी थी और यह कहा था कि परामर्श का अर्थ सहमति प्रकट करना नहीं है, परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है बल्कि विचारों का आदान प्रदान है। जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो उच्चतम न्यायालय की सलाह को मानना उसके लिए बाध्य नहीं है। परंतु दूसरे न्यायाधीश मामले के अंतर्गत जो 1993 में आया था, यानी दूसरा न्यायाधीश मामला, यानी दूसरा न्यायाधीश मामला या द्वितीय न्यायाधीश मामले के अंतर्गत क्या था? उसमें क्या था? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, Supreme Court advocates on record, Supreme Court advocates on record, Supreme Court advocates on record association, Supreme Court advocates on record association बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया का ये मामला था। यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था। ये कब था? 1993 में आया था। यानी ये 1993 का मामला था, जिसे दूसरा न्यायाधीश मामला भी कहते हैं या दूसरा न्यायाधीश मामले भी कहते हैं। और ये क्या था? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन
बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इसमें उच्चतम न्यायालय ने परामर्श के बारे में अपनी जो पहली परिभाषा थी, अपना जो पहला निर्णय था, उसको परिवर्तित कर दिया, उसको बदल दिया, और जिसमें यह कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में भारत सरकार को दी गई सलाह, भारत के राष्ट्रपति को दी गई सलाह भारत की सरकार के लिए मानना जरूरी है, भारत की सरकार उसे मानेगी। परंतु इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश जब सलाह देगा तो सलाह देने से पहले वे उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह अवश्य लेगा। यानी उसे सलाह देने से पहले उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेना अनिवार्य है। तीसरा न्यायाधीश मामला 1998। कब? 1998। इसके बाद तीसरा न्यायाधीश मामला या तीसरे न्यायाधीश मामले में का उल्लेख भी हम यहां पर कर सकते हैं। तीसरा न्यायाधीश मामला कब आया? 1998 में। यह भी इसी से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1998। यूनियन ऑफ इंडिया 1998, यानी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1998 में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई सलाह भारत के राष्ट्रपति को या भारत सरकार को माननी होगी। ऐसी सलाह सरकार को स्वीकार करनी होगी। परंतु इसके साथ साथ फैसले में यह भी रखा गया कि मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सलाह देने से पहले उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह अवश्य लेगा। इसका तात्पर्य है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो सलाह दी जाती है, उस सलाह को देने से पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह करना अति आवश्यक है। यदि वह 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के बिना, उनसे सलाह मांगे बिना ही भारत की सरकार को अपनी व्यक्तिगत सलाह देता है, तो उसकी सलाह को भारत सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों में से 2 न्यायाधीश उस सलाह से सहमत नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत सरकार को दी गई सलाह भारत सरकार के लिए मानना जरूरी नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उनकी नियुक्ति करने से पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। सलाह को मानना बाध्यकारी है, यानी भारत का राष्ट्रपति या भारत की सरकार मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। कानून की व्यवस्था में कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। कॉलेजियम सिस्टम से तात्पर्य है कि जब सर्वोच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेगा और फिर वह अपनी सलाह भारत सरकार को देगा, तो उनका जो सलाहकारी पैनल बना हुआ है, यानी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के 4 न्यायाधीशों का जो सलाहकारी पैनल बना हुआ है, उस पैनल को ही कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको यह बता दूं कि भारत सरकार ने 2014 में 99वें संविधान संशोधन किया। यानी भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया? 99वां संविधान संशोधन किया। यानी कौन सा संशोधन? 99वां संविधान संशोधन किया। 99वां संविधान संशोधन किया। 99वां संविधान संशोधन किया। 99वां संविधान संशोधन 2014, यह वास्तव में यानी वास्तविक रूप में 121वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 121वां संविधान संशोधन विधेयक, यानी यह विधेयक था। कौन सा था? 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 था। परंतु जब यह संसद के द्वारा पास हो गया, राष्ट्रपति की इसे सहमति मिल गई, तो इसको ही 121वें संविधान संशोधन विधेयक को ही 99वां संविधान संशोधन 2014 कहा गया। क्या कहा गया? 99वां संविधान संशोधन कहा गया। और भारत की सरकार ने 2014 में ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का भी गठन किया। यानी क्या किया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का भी गठन किया। इसको हम शॉर्ट में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी कहते हैं। NJAC का गठन कब किया? 2014 में किया गया। इसके गठन का क्या उद्देश्य था? यानी भारत सरकार के द्वारा
द्वारा इसके गठन का उद्देश्य क्या था? इसके गठन का उद्देश्य था कॉलेजियम सिस्टम को, या कॉलेजियम जो व्यवस्था है, जो कॉलेजियम व्यवस्था को, यानी कॉलेजियम व्यवस्था के महत्व को, कॉलेजियम व्यवस्था के महत्व को कम करना। और कॉलेजियम व्यवस्था इस आयोग के द्वारा समाप्त सी कर दी गई, इसके महत्व को कम कर दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 के द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था के महत्व को कम कर दिया और कॉलेजियम व्यवस्था को परिवर्तित करके न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो अधिकार थे वो किसको दे दिए गए? न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में NJAC को, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 को महत्व दिया गया। यानी कॉलेजियम व्यवस्था का परिवर्तन किस व्यवस्था में कर दिया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 के द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया था। परंतु 16 अक्टूबर 2015 को, यानी 16 अक्टूबर 2015 को उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के द्वारा 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक माना गया, यानी असंवैधानिक घोषित किया। 99वें संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 को रद्द कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला फोर्थ जजेज केस 2015 में आया। का यह निर्णय फोर्थ जजेज केस 2015 में दिया गया और इस निर्णय के द्वारा 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 को रद्द कर दिया गया। इसके बाद फिर वही कॉलेजियम व्यवस्था स्थापित हो गई। उच्चतम न्यायालय के द्वारा 2015 में दिए गए इस निर्णय में यह कहा गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा जब न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, तो इससे न्यायालय की और न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बाधित होगी। यानी न्यायपालिका या न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कॉलेजियम सिस्टम बने रहना बहुत जरूरी है। बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती रही है? संविधान के लागू होने से अप्रैल 1973 तक यही व्यवस्था चली आ रही थी कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही बैठाया जाता था। यानी उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता था वही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता था। यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि पहली बार 1964 में, यानी कब? पहली बार 1964 में देखने को मिला कि जफर इमाम उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, लेकिन 1964 में उन्हें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया था और ऐसा स्वास्थ्य कारणों से किया गया था। यानी किस कारण से? स्वास्थ्य कारणों से ऐसा किया गया। इसके बाद अप्रैल 1973 में, यानी अप्रैल 1973 में इंदिरा गांधी सरकार में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके, यानी तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके, न्यायाधीशों को इग्नोर किया गया, उनकी अनदेखी करके चौथे नंबर के न्यायाधीश को, यानी चौथे नंबर के न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश कौन कौन से थे? यानी उच्चतम न्यायालय में 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उन 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी की गई और चौथे नंबर के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। कब? अप्रैल 1973 में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो मैं यहां पर उन 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों के नाम आपको बताना चाहूंगा। जे.एम. सैलट, के एस हेगड़े और तीसरे ए.एन. ग्रोवर
तीसरे कौन से थे? A.N. ग्रोवर। यानी ये 3 न्यायाधीश थे, J.M. सेलेट, K.S. हेगड़े, A.N. ग्रोवर। इन तीनों न्यायाधीशों की अनदेखी की गई, इनकी वरिष्ठता की अनदेखी की गई और इसके स्थान पर यानी इनके स्थान पर चौथे नंबर के न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। उनका नाम क्या था? उनका नाम A.N. राय या उनको A.N. रे भी कहते थे। यानी A.N. राय या A.N. रे उनका नाम था। यानी उस चौथे न्यायाधीश का क्या नाम था जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अप्रैल 1973 में बनाया गया? उसका नाम था A.N. राय। A.N. राय को अप्रैल 1973 में 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी करके उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया था। इसके बाद इसी तरह का दूसरा मामला 1977 में आया। 1977 में आया जब एच आर खन्ना की वरिष्ठता की अनदेखी की गई और उसके स्थान पर एम यू बेग को सर्वोच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। 77 में भी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की वरिष्ठता की या सीनियरिटी की अनदेखी की गई और वरिष्ठ न्यायाधीश एच.आर. खन्ना के स्थान पर एम.यू. बेग को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इसके बाद दूसरे न्यायाधीश मामले 1993 में यह फैसला दिया गया कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो तब से लेकर वर्तमान समय तक उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से ही बनाए जाते रहे हैं। यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाता है? जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है।